वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 अगस्त 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज स्काईलाइट के बारे में है। एक सीन आपने ज्यादातर मूवीज में देखा होगा। कुछ सोल्जर्स या कमांडोज किसी स्पेशल ऑपरेशन पे गए हुए हैं। वो कोई टफ या हिली टेरेन हो सकता है जहां पर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उनका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो जाता है और वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कमांड्स नहीं ले पा रहे हैं। इन दैट केस देखिए मूवीज में क्या होता है कि उनमें से ही कोई एक होगा जो इस पूरे ऑपरेशन की लीड ले लेगा और खुद से ही सारे डिसीजंस लेते हुए बहुत ही हीरोइकली वो जो उनका मिशन होगा उसको कंप्लीट कर देगा। मूवी में ये देखकर तो बहुत मजा आता है कि देखिए बिना कमांडिंग ऑफिसर के कनेक्टिविटी के ही उन्होंने खुद से सुओ मोटो डिसीजंस लिए और हीरोइकली मिशन को कंप्लीट कर दिया। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में ये जो स्थिति होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि अगर आप क्राइसिस में फंसते हैं तो ना तो आपको सप्लाईज मिलेंगी और ना ही आपको ओरिजिनल कमांड्स मिलेंगी, हेल्प मिलेगी। इन दैट केस किसी भी मिशन को कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाए, खराब हो जाए, बेकार हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो हमारा सैटेलाइट इंफ्रा है, जो हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है, उसको समय समय पर टेस्ट किया जाए ताकि हम ऐसी स्थिति में फंसे ना। इसी रेफरेंस में इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है ताकि हम स्पेस के डोमेन में अपनी कैपेबिलिटीज को चेक कर सकें, उसे एनहेंस कर सकें। देखा जाए तो ये इस प्रकार की पहली लार्ज स्केल एक्सरसाइज रही जिसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि हम ये चेक करें कि जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो इंडियन आर्मी के लिए कितना ज्यादा रेडी है, कितना ज्यादा रोबस्ट है, और अगर कोई एडवर्सरी अटैक हमारे ऊपर होता है तो कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। क्या इंडियन आर्मी के पास अपना खुद का डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो उन्हें सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? तो जवाब है नहीं, अ बिग नो। देखिए अभी इसरो की कई सारी सैटेलाइट्स हैं जिनसे कनेक्टिविटी अटेन करके जो हमारी आर्मी है वो अपने कम्युनिकेशन टर्मिनल्स के माध्यम से कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करती है। इसके अगेंस्ट अगर आप देखिए तो जो इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन नेवी है उनके पास अपना खुद का डेडिकेटेड सैटेलाइट है जिसकी मदद से वो अपनी कम्युनिकेशन या जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं वो उसे अटेन कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट इंडियन आर्मी के पास नहीं है। तो क्या हम इंडियन आर्मी को उनका खुद का डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम नहीं देने वाले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए तैयारी चल रही है। 2025 तक GSAT-7B सैटेलाइट रेडी हो जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस प्रपोजल को क्लियर कर दिया है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडियन आर्मी के लिए होगा और इसके लिए उनके पास अप्रूवल्स होंगे और इस सैटेलाइट की मदद से वो अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे। GSAT-7 सैटेलाइट एक बहुत ही एडवांस सैटेलाइट है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है और वो इंडियन डिफेंस सर्विसेज की जो नीड्स है उनको पूरा करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस के बारे में है। जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, आप इसे शॉर्ट में ईज कह सकते हो, वैसे ईज को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, बिल्कुल वैसे ही अब कहा गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को कि आप एक प्लान तैयार करिए और इसे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी इंप्लीमेंट करिए। ये है क्या? देखिए कई बार मजाक उड़ाया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। ऑल्दो उनकी सर्विसेज स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होते हैं, अच्छी सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन अक्सर लोग मजाक में कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाते हैं तो वो बात बात पे कहते हैं लंच के बाद आना। ये इंडिकेट ये करता है कि उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, वो लोगों को, ये कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। वो कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे पाएं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए बैंकिंग सिस्टम को रोबस्ट तरीके से इनहेंस करने के उद्देश्य से ईज को लाया गया। ईज समझ में भी आ रहा है ना, कि कुछ आसानी से हो जाए। तो इसके माध्यम से हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। रिफॉर्म्स कुछ ऐसे हों जो कस्टमर सेंट्रिक हों, जिनको हम कस्टमर को ध्यान में रख के लें। फर्दर कस्टमर फर्स्ट स्ट्रैटेजी को भी ऑप्ट किया जाए और ये भी किया जाए फोकस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी डेवलपमेंट होता रहे। जो ईज नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैं इनके माध्यम से कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों की सहूलियत का ध्यान रखा जाएगा। इसमें दो मेजर इनिशिएटिव्स आते हैं। पहला है ईज 5.0। देखिए ईज कई सारे लेयर्स में चलता रहा है। ईज इनिशिएटिव आया था, उसके बाद उसका 2.0, 3.0, अभी ये इसका 5वां वर्जन है। इसमें हम कुछ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा तैयार करते हैं जो सभी प्रकार के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा आता है बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक 3 ईयर रोड मैप। अब देखिए हर बैंक का अपना डोमेन होता है, उनकी अपनी बिजनेस प्रायोरिटीज होती हैं। कोई बैंक जो है वो एग्रीकल्चर लोन ज़्यादा देता है, कोई बैंक है जो कमर्शियल लोन ज़्यादा देता है। इन दैट केस उनकी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी तैयार की जानी चाहिए। तो उसके लिए 3 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा जो कि बैंक स्पेसिफिक होगा। इस 5.0 की बात करें तो इसमें
हम ये कोशिश करेंगे कि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग पे फोकस किया जाए, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, सर्विसेज को सिंप्लीफाई करें और एक कोलैबोरेटिव बैंकिंग हो जिसमें कस्टमर्स को हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाएं। ईज 5.0 जो कि इसका 5वां वर्जन है, इसमें हम न्यू एज कैपेबिलिटी को बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व करेंगे, कस्टमर्स की जो नीड है उनको फुलफिल करेंगे, कंपटीशन को और ज्यादा रोबस्ट बनाएंगे और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे। और दूसरा 5.0 में ये बात भी है कि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर उनका एक नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको दूर किया जा सके। 3 साल का जो रोड मैप है, इसमें ये हर बैंक की जो उनका फोकस एरिया है उसको संज्ञान में लेकर प्रयास किए जाएंगे। इसके 5 डाइवर्स थीम्स हैं। पहला है बिजनेस ग्रोथ, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, फायदा हो, तीसरा रिस्क, चौथा कस्टमर सर्विस और 5वां ऑपरेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये 5 पार्ट हो गए इसके। अब कौन सा बैंक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए एक इंडेक्स भी तैयार किया गया है जिसे ईज इंडेक्स कहा जाता है। इसे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन प्रिपेयर करता है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसमें उनकी मदद करता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने ही इस इंडेक्स को कमीशन किया है। रैंक करते हैं कौन बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन खराब परफॉर्म कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। 8 अगस्त 2022 को इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट के 80 साल कंप्लीट किए, जिसे पॉपुलरली अगस्त क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त को हुआ। महात्मा गांधी जी ने इसी दिन नारा दिया क्विट इंडिया मूवमेंट का कि जो अंग्रेज हैं वो भारत को छोड़ दें, और इसे अप्रूव किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन रहा मुंबई में, वहां पर गांधी जी का बहुत ही पॉपुलर स्लोगन रहा इन बिटवीन, दैट वाज डू और डाई, करो या मरो, मतलब आप फाइनल स्टैंड पर आप आ चुके हो। इसका फंडामेंटल रीजन ये था क्योंकि जापान बहुत तेजी से एडवांस कर रहा था, वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक आ चुके थे और उसके बाद वो इंडिया में एंटर करते जस्ट बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे और उनकी दुश्मनी ब्रिटिशर्स से थी। जापान के जो लोग थे या उनकी जो उस समय पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था, उसे बहुत ज्यादा बारबेरियन माना जा रहा था एट दैट टाइम। अगर वो इंडिया में एंटर करते तो बहुत सारा डिवास्टेशन होता, और उनके इंडिया में एंटर करने का रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। तो अगर हम उनके अटैक से बचना चाहते हैं तो हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना था, एंड दैट इज द रीजन कि महात्मा गांधी जी ने स्लोगन ड्रॉ किया, डू और डाई, और एक स्पीच को डिलीवर किया ग्वालियर टैंक मैदान जो है, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां पर। अरुणा आसफ अली एक बहुत ही पॉपुलर फ्रीडम फाइटर रही एट दैट टाइम, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मुंबई में नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग को फहराया। उस समय जो एक स्लोगन आया क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, इसे क्वाइन किया गया था यूसुफ मेहरअली जी के द्वारा। ये एक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थे और मुंबई के मेयर भी थे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1928 में साइमन गो बैक इसका नारा भी रेस किया था। मतलब स्लोगन्स देने में बहुत ही एक्सपर्ट हुआ करते थे यूसुफ मेहरअली जी। इस मूवमेंट के आने का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन इसके पहले आया था और वो फेल हो गया। क्रिप्स मिशन में उन्होंने कहा कि वो इंडियन को एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके देंगे, लेकिन उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम देने से मना कर दिया। रादर उन्होंने कहा कि इंडिया ब्रिटेन का एक डोमिनियन बन जाएगा, सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटिशर्स की ही रहेगी। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने जबरदस्ती इंडियंस का पार्टिसिपेशन करवाया। इंडियंस इस बात को लेकर बहुत नाराज थे। वॉर चल रहा था तो भारत में एसेंशियल कमोडिटीज की कमी हो रही थी क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज को वॉर में ट्रांसफर किया जा रहा था। इकोनॉमी शैटर हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, जिसमें हमारा कुछ खास लेना देना था भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उसमें शामिल थे। इसीलिए इंडिया में लोग बहुत नाराज थे और ये क्विट इंडिया मूवमेंट इवॉल्व होता है। इस मूवमेंट की मांग थी कि इमीडिएट इफेक्ट से इंडियंस को आजाद कर दिया जाए। अगर वो चाहते हैं कि इंडियंस वर्ल्ड वॉर 2 में उनको मदद दें, कोऑपरेट करें उनके साथ फासिज्म के अगेंस्ट में, तो और तत्काल प्रभाव से यहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाए, काइंड ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट, और उसे ही ब्रिटिशर्स सत्ता सौंप कर यहां से चले जाएं, मतलब या पावर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, एक प्रश्न आया है, देखिए यहां पर प्रश्न यह है कि 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री में किस चीज के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब आपको समझ में आ गया होगा। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा एट दिस डे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के बारे में है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी हाल ही में पैन इंडिया लेवल पे एक ऑपरेशन चलाया है, दैट इज ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, पैसेंजर्स को सिक्योर करने के लिए चलाया गया होगा। किसने चलाया ये इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ का इनिशिएटिव है ये। पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। इसमें कई सारी चीजें की जाएंगी, जैसे जगह जगह पे सीसीटीवी सर्विलांस किया जाए, एस्कॉर्टिंग की जाए ट्रेन की, सर्विलांस एक्टिविटी को बढ़ाया जाए और जो पुलिस प्रेजेंस है उसे इंक्रीज किया जाए स्टेशन पे, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि ये एकमात्र इनिशिएटिव है जो आरपीएफ ने लॉन्च किया है। इसके पहले आरपीएफ ने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रखे हैं, जैसे मिशन जीवन रक्षा। कई बार लोग एक्सीडेंटली ट्रेन के ट्रैक पे आ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है। अभी तक इस जीवन रक्षा मिशन के तहत 1650 लोगों को बचाया गया है,
जब वो गलती से ट्रेन के ट्रैक पे चले गए तो आरपीएफ के जवानों ने उन्हें अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। मेरी सहेली इनिशिएटिव, कई बार जो वुमेन होती हैं, लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो अकेले ट्रेवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह और वो अनसेफ फील करती हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो इसके लिए मेरी सहेली इनिशिएटिव लाया गया। इसमें जो वुमेन आरपीएफ ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है ट्रेन में। वो जाके उनसे बात करती हैं, उनको बताती हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहीं पे हैं, आपको कोई भी नीड हो आप कॉल करो, हम ट्रेन में ही हम आपके पास मदद के लिए आ जाएंगे, ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें और सेफ फील करें ट्रेवल के दौरान। इसमें वो महिलाएं जो अकेले ट्रेवल कर रही हैं या वो जो वल्नरेबल हैं क्राइम को लेकर, उन्हें फोकस की में रखा जाता है। ऑपरेशन अमानत, कई बार लोग ट्रेन में ट्रेवल करने के दौरान अपना सामान भूल जाते हैं। उसमें कई बार कीमती चीजें होती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उन चीजों को खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑपरेशन अमानत के तहत आरपीएफ उन्हें सिक्योर करके रखता है और अभी तक उन्होंने 12,377 पैसेंजर्स के 23 करोड़ के इस प्रकार के सामानों को वेरिफिकेशन के बाद उन्हें लौटाया है। तो आरपीएफ लगातार इस दिशा में काम कर रही है। एक टोल फ्री नंबर भी है 139 जो 24/7 अवेलेबल होता है। जर्नी के दौरान किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकता है। ऑपरेशन नंबर प्लेट, कई बार रेलवे प्रीमाइस में कुछ लोग अपनी जो व्हीकल है वो पार्क कर देते हैं, मिसमैनेजमेंट होता है, उसके लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट लाया गया। और ऑपरेशन थर्स्ट, इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को रेलवे प्रीमाइस में बेचा जाता था, उसे रोकने के लिए लाया गया ऑपरेशन थर्स्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में है। अभी कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी कि सलाइन वाटर में, नमकीन पानी में रहने वाले जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो अब सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं भितरकनिका नेशनल पार्क में। अगर उनकी संख्या अब वहां पे बढ़ती है तो वहां की इकोलॉजी उनके बर्डन को बियर नहीं कर पाएगी, मतलब एक समस्या हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि भितरकनिका नेशनल पार्क सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट की साइट है इंडिया में और एक डेजिग्नेटेड रामसार साइट भी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक प्रकार का स्पेसिफिक इकोसिस्टम होता है जहां पर जो प्लांट्स होते हैं वो सलाइन, एस्चुरियन या फिर मडी वाटर में उगते हैं और वो एटमॉस्फेयर के लिए अडॉप्टेड होते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क को यह दर्जा दिया गया नेशनल पार्क का 1988 में। भितरकनिका लोकेटेड है ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा और महानदी के एस्चुरियन सिस्टम पे और ये जो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पे मिलेगा। तो कुल मिला के उड़ीसा में आप याद रख सकते हो। भितरकनिका नेशनल पार्क फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां पर मैंग्रोव्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, टर्टल्स, एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स और बहुत सारे ग्रीक्स मिल जाएंगे। ये कंट्री के जो एस्चुरियन या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनका 70% कवर करता है और इन्हें बचाने के लिए 1975 से ही प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वास्कुलाइटिस के बारे में है। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एक्टर और मॉडल हैं अश्टून कुचर, आप उन्हें इस इमेज में देख सकते हैं। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ये बताया एक ट्वीट के माध्यम से कि 2 साल पहले उन्होंने फेस किया एक वियर्ड और सुपर रेयर फॉर्म ऑफ वास्कुलाइटिस, जिसकी वजह से उनका विजन चला गया, उनके सुनने की क्षमता चली गई और वो अपना संतुलन भी खोने लगे थे। इसकी जानकारी उन्होंने हाल फिलहाल के एक ट्वीट में दी। आखिर क्या है ये वास्कुलाइटिस? वास्कुलाइटिस एक बहुत ही जनरल टर्म है जो कि एक सीवियर या कई सारी कंडीशंस को दिखाता है, जिसमें होता क्या है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशंस आ जाते हैं या सूजन आ जाती है। अब देखिए, ये ब्लड में नहीं होता, ये ब्लड वेसल्स में होता है। कई तरीके के वास्कुलाइटिस हो सकते हैं, इनमें से एक है एनेंगाइटिस। अगर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो तो उसे एनेंगाइटिस कहा जाता है और अगर आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो उसे आर्टराइटिस कहा जाता है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जब सूजन आ जाती है तो सूजन आने की वजह से जो ब्लड वेसल्स की थिकनेस है वो बढ़ जाती है, तो जो ब्लड कैरी करने की उनकी कैपेसिटी है वो बाहर होने लगती है और कई बार तो ये पूरी तरीके से ब्लॉक भी हो जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज होने का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमें किसी भी बाहरी पैथोजन या थ्रेट से बचाता है, लेकिन इसमें जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमारे हेल्दी सेल्स को पहचानने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है और वो हमारी खुद के ब्लड वेसल्स को अटैक करने लग जाता है, बॉडी की सेल्स को अटैक करने लग जाता है। जब कई बार आपने एक डायलॉग सुना होगा कि तुम तो खुद ही खुद के दुश्मन बन गए हो, इन दैट केस ऑटो इम्यून डिसीज में यही होता है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे लिए खतरा बन जाता है और वो हमारी हेल्दी ब्लड वेसल्स को अटैक करने लग जाता है, जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो नैरो डाउन हो जाते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है या फिर वो कमजोर हो जाते हैं। इस दौरान वो कई बार पूरी तरीके से बंद भी हो जाते हैं। तो आखिर वास्कुलाइटिस होता कैसे है? ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी ड्रग की वजह से, ब्लड कैंसर या इम्यून सिस्टम के डिसीज की वजह से। एग्जैक्ट कारण क्या है? आई डोंट नो। नाउ यू कैन सी, हे मैन, यू आर हियर टू टेल अस द रीजन। हाउ कैन यू से दैट यू डोंट नो? इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मुझे नहीं पता, जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इसका प्रिसाइज रीजन नहीं पता है। यह भी अनसर्टेन है, अननोन है कि आखिर ये क्यों हो जाता है। वास्कुलाइटिस में कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो स्किन को अफेक्ट करें। ये सीरियस भी हो सकता है, जैसे हार्ट, किडनी या कोई और वाइटल ऑर्गन प्रभावित हो जाए। इसमें 20 अलग अलग तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं वो शामिल होते हैं। ऑल्दो जो डिसीज है वो कई तरीके से तो एक जैसी होती है,
लेकिन वो इस लिहाज से अलग हो जाती है क्योंकि कौन सी ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही है वो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रभावित करेगी। तो वो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रभावित करेगी तो जो बीमारी होगी उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उनके लिए मेडिकेशन भी अलग अलग होगा। मोर एंड लेस इसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही नॉर्मल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है और मेडिकेशन के माध्यम से इम्यून सिस्टम को बेटर करने की कोशिश की जाती है ताकि जो पेशेंट हैं उन्हें सही किया जा सके। रिवीजन कर लेते हैं। ईज इंडेक्स नीति आयोग प्रिपेयर करता है, शुद्ध रूप से गलत है। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा सीआरपीएफ का इनिशिएटिव है, गलत, ये तो आरपीएफ का है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया स्लोगन को कॉइन किया गया था यूसुफ मेहरली जी के द्वारा, ये तो बिल्कुल सही है। भितरकनिका नेशनल पार्क उत्तराखंड में, शुद्ध रूप से गलत, ये है उड़ीसा में। वास्कुलाइटिस, सेवरल कंडीशंस होती हैं इसमें जिनमें ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात हुई। हमारा ये रिवीजन यहां पे समाप्त होता है, ये सेशन यहां पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।